हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का अगला जो एग्ज़ाम है आपका वो जुलाई में होगा और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल आपको अब स्थिर नहीं रहना है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे कि लगातार आपको जो वीडियोज़ मिल रही हैं, हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था भैया, हम लोगों ने इसके पहला जो दूसरा चैप्टर था खाद्य जो है संग्राहक से लेकर के भोजन उत्पादन तक, उस चैप्टर को हमने कर लिया था। जो आरंभिक नगर है इसके बारे में जानेंगे, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हमको जानना है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं अंडरलाइन करता चलूँगा, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की कहानी क्या है, आइए देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ है, आधुनिक कहाँ है ये, तो ये आधुनिक पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जो अच्छी प्रकार की यहाँ आपको ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में इमारतें या और जो चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ये शहरों का जो निर्माण है लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो ये जो 4700 वर्ष पहले है ये इम्पॉर्टेंट है। कब हुआ था? 4700 वर्ष पहले हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जैसे क्या क्या मिला है? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सारी की सारी चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना करके पूछ सकता है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? आपको इन नगरों की विशेषता बताना है। आइए देखते हैं नगरों की विशेषताएं क्या थी भैया। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। अर्थात जो ऊपर होता था उसे उन्होंने क्या कहा? नगर का दुर्ग कहा, और जो नीचे होता था उसे निचला दुर्ग कहा। दोनों हिस्सों की चहारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों की इतनी अच्छी तरह पकाई होती थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें ऐसी ही खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है, चलिए आपको दिखाया गया है इमेज में, यह आपकी सिंधु नदी और इसकी ये सहायक नदियां हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हड़प्पा स्थल है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है। ठीक है, यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चाहुंदड़ो यहाँ है, धौलावीरा है, सुरकोदता है। तो इन नगरों को आप लोग देखते हुए चलिएगा। नीचे आपको क्या मिलेगा? नीचे ही आपको यहीं पर क्या मिल जाएगा? लोथल मिल जाएगा। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसकी परत चढ़ाई गई थी? चारकोल की। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिला है? कालीबंगा, लोथल, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो कहाँ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह मिले हैं।
अब ये है आपका महान स्नानागार का चित्र। इधर सीढ़ियाँ हैं, इधर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये वहाँ पानी भरा जाता होगा। ये किनारे आपको कमरे दिख रहे हैं, यहाँ लोग रुकते उकते रहेंगे या अपना लेटते बैठते रहेंगे, कुछ ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था रही होगी वहाँ। चलिए, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये घर का आंगन है ना, इसके चारों ओर आपको कमरे दिखेंगे ऐसे। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। ये लाइन याद रखिएगा, मेन होल बनाए गए थे जिसके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। कितनी बढ़िया और कितनी उच्च किस्म की व्यवस्था थी, सोचिए, हड़प्पा में, जिसके जरिए उसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही कर दिया जाता था। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। चलिए, नगरीय जीवन की बात करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह तभी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो यहाँ शिल्पकार में स्त्री पुरुष दोनों हैं जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही वो सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ अपने साथ लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको कुछ दिखाया गया है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और जो है दिखाया गया है। एक कुआं दिखाया गया है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर दिखाई गई है। इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक जो है इसका पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, दाईं ओर पकी जो है मिट्टी के खिलौने आपको दिखाया गया है। चलिए, नगर और नए शिल्प। कह रहा है कि आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं वे अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। क्या क्या है? मन के बाट और फलक है। पत्थर के बाट, देखो ये पत्थर का बाट है, दिखाया गया है। ठीक है, इसको देखिए। चलिए, ये आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है ये हड़प्पा सभ्यता को लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी फ्रेम से बनी तकलियाँ सूत कताई का संदेश देती हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। सोचिए कितनी बढ़िया उस समय नक्काशी हुआ करती थी हमारे यहाँ। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया। जो 26 पर जो आपको ऊपर दिखाया था उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। बिना विशेषज्ञ के जो है उसको कोई बना नहीं सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे कि फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष रहे होंगे।
चलिए, फ्रेयंस के बारे में कहा जाता है। देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार होता है? कृत्रिम रूप से। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती। पूछा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। याद रखिएगा। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात किया करते थे। प्यारे साथियों, चलिए, हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ से क्वेश्चन बना है और कई क्वेश्चन बने हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से जिसका आयात होता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। याद रखिएगा। चलिए, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों को दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। चलिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी कर लिया करते थे। चलिए, आगे देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण आइए करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। कच्छ के इलाके में खादिरवेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है धौलावीरा कहाँ बसा है? खादिरवेद के किनारे बसा। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ। तो हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब ये भी याद रखिएगा, धौलावीरा 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया जाता था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे ही स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई तरह के मोहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी, जिसको गीली मिट्टी पर दबाने की बनी उसकी छाप को कहा जाता है। लोथल एक बंदरगाह था। एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर माल उतारा या चढ़ाया जाता रहा होगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पर एक इमारत मिलती है। यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी, याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिनसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे आज हम कहते हैं भैया क्या मुहर लगी, आप अपनी मुहर लगा के दीजिए। थैलों को बंद करने के बाद मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगा दी जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो मुहर की जो छाप है उसे मुहरबंदी कहते हैं। यह अगर छाप टूटी हुई नहीं है तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है।
चलिए, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग इन घरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों? कुछ नहीं पता। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो सिर्फ कुछ ही इलाकों पर हुआ रहा होगा। ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हमको अध्याय 5 और 8 में पढ़ना है। तो ये था हमने जो पढ़ा हमारा तीसरा चैप्टर। तो प्यारे साथियों, हमने अपने तरीके से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको अंडरलाइन करते हुए आपको बताने का प्रयास किया। तो प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक से जरूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।